हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। मैं आज से एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी पुस्तक को थोड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। आप सब जानते होंगे भारत में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ना आते हो, या यूँ कहें कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग थ्रोली एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ेंगे। एग्जाम की अगर बात की जाए तो चाहे आप एसएससी की बात कर लें, रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें या टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, टोटल क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं। अगर मैं टीचिंग एग्जाम की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल पे प्रॉपरली थ्रोली कराई जाएगी, तो अगर टीचिंग एग्जाम्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से जो नाम उभर कर आता है वह है सीटेट का एग्ज़ाम। तो अगर सीटेट का एग्ज़ाम का उदाहरण लें तो आप सब जानते होंगे 150 मार्क्स यानी 150 मार्क्स का एग्ज़ाम सीटेट का होता है, जिसमें 30 नंबर का सीडीपी, 30 का हिंदी, 30 का इंग्लिश और बाकी बचा 60 नंबर जो है वह टोटली आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। और एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ने के बाद वह जो 60 नंबर है वो आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। बच्चे बाकी 3 का प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं बट एनसीईआरटी को तैयार करने में चूक जाते हैं और जिस कारण से वे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। बट अब ऐसी चिंता की बात नहीं है, मैं एकदम थ्रोली क्लास वाइज एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ाता हुआ कंप्लीट करता चलूँगा। रही बात वीडियोज़ की, तो वीडियो रेगुलर आता रहेगा। वीक में 5 दिन वीडियो आएगा, मंडे टू फ्राइडे, और रात 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसकी भी चिंता खत्म। नोट्स की बात की जाए तो मैंने सक्सेस विद सौरभ के ही नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लें। जो भी सब्जेक्ट और जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स प्रॉपर वहाँ आपको मिलता रहेगा। नोट्स बनाने के भी, लिखने क्लास करने के दरमियान आपको नोट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने हाथों से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं वह है पॉलिटिकल साइंस। क्लास 6 की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस को आज मैं स्टार्ट करूंगा और क्लास 6 के पुस्तक पॉलिटिकल साइंस के बुक का जो नाम है वह है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1। ठीक है, तो उसके फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। क्लास 6 के पहले पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, फिर हिस्ट्री को, फिर जियोग्राफी को, और इसी तरह से क्लास वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। तो जो क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वह है विविधता। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि डाइवर्सिटी है क्या, विविधता क्या है और क्या नहीं है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते होंगे किसी एग्जाम की तैयारी करने के दरमियान इतना जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा वो तो जानना ज़रूरी है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं आएगा। तो उसी तर्ज पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी है क्या, उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन डाइवर्सिटी क्या नहीं है उसको भी पढ़ना अनिवार्य है। तो आप जब क्लास 6 के पॉलिटी को सबसे पहले बुक देखेंगे तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वह है गैर बराबरी। गैर बराबरी मतलब बराबर क्या नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी इसको आप बोल सकते हैं। तो गैर बराबरी क्या है उसको हम लोग समझते हैं। यहां देख रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना जमीन है और ना ही पैसे जो दूसरों के पास हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे वंचित वर्ग भी हैं या गरीब तबका भी है जिसके पास ना ही अवसर है। अवसर क्या, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का ही अवसर नहीं मिल पाता, एग्ज़ाम देने का ही अवसर नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं है, कुछ लोगों के पास ना ज़मीन है। तो जब जिसके पास ये सब है उससे हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन में जो निष्कर्ष निकलता है उसी को हम लोग गैर बराबरी कहते हैं। क्या, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास हर चीज़ का अवसर है, किसी के पास एक भी चीज़ का अवसर नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर बराबरी कहते हैं। आगे नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, अमीरी और गरीबी विविधता का रूप नहीं है बल्कि यह गैर बराबरी या असमानता का रूप है। जो अमीरी और गरीबी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, यह
विविधता का रूप नहीं है, मतलब डाइवर्सिटी का रूप नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग इसको डाइवर्सिटी का रूप समझ लेते हैं कि हम अमीर हैं, सामने वाला गरीब है, तो यह विविधता है। क्योंकि हमारा भारत विविधताओं का देश है, तो यह अमीरी और गरीबी विविधता का उदाहरण नहीं है। यह क्या है? गैर बराबरी का उदाहरण है, असमानता का उदाहरण है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि अमीरी गरीबी विविधता है या नहीं, अमीरी और गरीबी क्या है। तो उसमें ऑप्शन में दे देगा विविधता यानी डाइवर्सिटी दे देगा, ठीक है, और दे देगा गैर बराबरी दे देगा, असमानता दे देगा। तो आप लोग टिक क्या करेंगे? आप लोग असमानता टिक करेंगे, क्योंकि अमीरी और गरीबी विविधता का रूप नहीं है। क्लियर? यहां पे ही लिखा हुआ है जाति व्यवस्था भी असमानता का ही रूप है। जो जाति व्यवस्था है, कोई ऊंच जाति का है, कोई नीच जाति का है, माना जाता है कि कोई हम हैं तो ऊंचा जाति है, फलाना नीचा जाति है। तो यह जो जाति व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था बनाया गया है, वह विविधता का रूप बिल्कुल भी नहीं है। वह क्या है? असमानता का रूप है, हमारे समाज में गैर बराबरी का रूप है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है धर्म का अलग होना विविधता का रूप है। यहां पॉइंट आप लोग समझेंगे। इससे पहले वाले पॉइंट में क्या था? जाति व्यवस्था विविधता का रूप नहीं है, बट धर्म जो है, धर्म आपका विविधता का रूप है। लेकिन कब तक, इसको भी समझना अनिवार्य है। धर्म का अलग होना विविधता का रूप है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। धर्म का अलग होना विविधता का रूप, डाइवर्सिटी का रूप तो है, बट यह भेदभाव का भी कारण बन सकता है। कब बन सकता है? जब हम अपने धर्म को किसी और के धर्म से ऊंचा मानने लगे। हमको लगने लगे कि मेरा धर्म तो अच्छा है, बट सामने वाला का धर्म बुरा है या खराब है या मेरे से नीचे धर्म का है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे विविधता नहीं रह जाएगी, वहां धर्म भी क्या बन जाएगा? भेदभाव का कारण बन जाएगा। तो धर्म डाइवर्सिटी का रूप हो सकता है, लेकिन कब तक? जब तक किसी और के धर्म को हम लोग ऊंच नीच में न बांटते हो, सबको बराबर अगर रखते हैं, तो धर्म जो है वह विविधता का रूप हो सकता है। और अगर ऊंच नीच में बांट दे तो क्या होगा? तो वह भेदभाव का कारण बन जाएगा। और आगे भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न धर्मों को निम्न मानने लगते हैं। आई होप यहां जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है आपका क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। अब तक हमने देखा कि विविधता क्या नहीं है। हमने क्या समझने का प्रयास किया कि विविधता क्या नहीं है, गैर बराबरी क्या है। हमने जाति व्यवस्था को विविधता का रूप नहीं माना, धर्म को विविधता का रूप तो माना, लेकिन कब तक? जब तक हम उसमें ऊंच नीच की भावना को नहीं लाते। ठीक है, अब एक्चुअल हम समझते हैं कि आखिर विविधता है क्या। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, विविधता या विभिन्नता सेम ही वर्ड है। तो यहाँ लिखा हुआ है रंग रूप खान पान कौशलों में भिन्नता एवं भिन्न भिन्न धर्म का होना विविधता है। क्या है विविधता? मतलब रंग रूप, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, तो जो ये रंग रूप है वह क्या है? विविधता का रूप है। ठीक है, हीनता का भावना नहीं लाना है। क्या है? किसी का अगर रंग काला है, सांवला है, तो वह विविधता का रूप है। ठीक है, खान पान, हम कुछ खाते हैं, सामने वाला कुछ और खा रहा है, तो वहाँ पे क्या है? वह भी एक विविधता है, विभिन्नता है। कौशलों में भिन्नता, कौशलों में भिन्नता का अर्थ है हम किसी काम को कर पाते हैं, बट कोई और व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाता। जो अगला व्यक्ति है वह किसी और को काम कर पाता है, बट हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कौशल है, किसी काम को करने का कौशल, वह कौशलों में जो विभिन्नता है वह विविधता का रूप है। क्लियर? और लास्ट में लिखा हुआ है भिन्न भिन्न धर्म का होना क्या है? विविधता है। पहले भी मैंने बताया कि भिन्न भिन्न धर्म का होना विविधता तो है, लेकिन कब तक? जब तक उसमें ऊंच नीच का भाव ना है कि मेरा धर्म ऊपर है और सामने वाला का धर्म नीचे है। यह भाव जब तक नहीं है तब तक वह विविधता का रूप है। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे कि विविधता यानी विभिन्नता है क्या? रंग रूप खान पान कौशलों में भिन्नता एवं भिन्न भिन्न धर्म का होना विविधता या विभिन्नता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वह लद्दाख से रिलेटेड है। आप लोग जानते होंगे उत्तर में लद्दाख है,
पहले जम्मू कश्मीर का ही भाग होता था, बट अब उसको बांटकर अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो जो लद्दाख है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखते हैं कि लद्दाख के बारे में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है वह एक रेगिस्तानी इलाका है। ठंडा प्रदेश तो है लेकिन रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ बहुत कम बारिश होता है या न के बराबर बारिश होता है। तो यहाँ क्या याद रखने की बात है कि जो लद्दाख है वह क्या है, रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। बारिश नहीं होती है लेकिन वहाँ बर्फ से ढका हुआ रहता है, मतलब ठंडा प्रदेश है, रेगिस्तान है फिर भी ठंडा प्रदेश है, इसलिए उसको कहा भी क्या जाता है, उसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि ठंडा रेगिस्तान कौन सा प्रदेश है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक लद्दाख होगा, 3 बाकी और दे देगा। तो आपको कौन सा टिक करना है, लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, लद्दाख है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ के लोग खास किस्म के बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। जो पश्मीना ऊन है जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, आप लोग नाम सुने ही होंगे। तो जो पश्मीना ऊन है वह एक खास प्रकार के बकरी से प्राप्त होता है और उसको पालते कौन है, यही लद्दाख के लोग पालते हैं। क्लियर। आई होप आपका ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तिब्बत जो चाइना से सटा हुआ एक देश है, आप लोग जानते ही होंगे। तो जो बौद्ध धर्म है वहाँ किस रास्ते से होकर पहुंचा था, इसी लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा था बौद्ध धर्म। क्लियर। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, लद्दाख। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है, केसर सागा। हम लोग क्या बोलते हैं तिब्बत के ग्रंथ को, केसर सागा बोलते हैं। तो जो तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है वह लद्दाख में काफी प्रचलित है। इस पॉइंट से हमको क्या निकालना है कि तिब्बत का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, उसका नाम है केसर सागा। आई होप ये पॉइंट भी, जितने पॉइंट दिए हुए हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो उस चैप्टर में दिया हुआ है वह है केरल के बारे में। लद्दाख के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग केरल के बारे में देखते हैं। तो जो केरल के बारे में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। आप लोग जानते ही होंगे, जब भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ दक्षिण सबसे नीचे और पश्चिम मतलब इस कोने में यहाँ पे आपको केरल दिखेगा। तो जो केरल राज्य है वह किस एरिया में है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ओणम के बारे में कहा गया है। जो ओणम एक त्योहार है, ओणम एक क्या है, त्योहार है। वह कहाँ का त्योहार है, वह केरल का त्योहार है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ओणम कहाँ का त्योहार है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप लोग टिक क्या करेंगे, केरल टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल आए। जो अरबी और यहूदी व्यापारी थे, जब भारत में व्यापारियों का आगमन शुरू हुआ तो जो अरबी और यहूदी व्यापारी थे वह सबसे पहले किस राज्य में पहुंचे थे, वह सबसे पहले केरल में ही पहुंचे थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस। ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे, संत थॉमस। जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वह संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। मतलब यहाँ कहाँ, केरल। जो केरल में ईसा मसीह के धर्मदूत थे जिनका नाम संत थॉमस था, वह केरल में कब आए थे, लगभग 2000 साल पहले आए थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी संत थॉमस को ही जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करते थे, ईसाई धर्म को का धर्म प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, उसको फैलाते थे। तो वह भारत में जो ईसाई धर्म आया वह भी किसके द्वारा लाया गया, वह भी संत थॉमस के द्वारा ही लाया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न बतूता जो एक यात्री था, जो एक स्थान से दूसरे जगह पे जाता था और वहाँ का यात्रा वृत्तांत यानी एक पुस्तक में वहाँ जो भी उसने देखा, खामियां देखी, विशेषताएं देखी, उसको वह लिखा करता था। तो जो इब्न बतूता था वह अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि जो केरल राज्य था वहाँ पे मुसलमानों को भी बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, सबसे पहले केरल के ही तट पे पहुंचा था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है
चीना वाला, एक चीना वाला नाम वहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं कि चीना वाला है क्या। तो चीना वाला जो है मछली पकड़ने के लिए जाल है, मछली पकड़ने का जो जाल है उसको चीना वाला कहते हैं। और वह किस देश से मिलता जुलता है? चीन देश में जैसा जाल उपयोग किया जाता है सेम उसी जाल की तरह यहाँ पर भी चीना वाला नाम का एक जाल उपयोग किया जाता है जिससे मछली को पकड़ा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है चीना चट्टी, जो कि चीना चट्टी क्या है? वह तलने के लिए, किसी भी चीज़ को जब तलना हो तो तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वहाँ पे क्या कहा जाता है? चीना चट्टी कहा जाता है। आई होप आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ देख रहे होंगे एक पुस्तक के बारे में चर्चा की गई है, एक बुक के बारे में चर्चा की गई है जिसका नाम है भारत की खोज। क्या नाम है? भारत की खोज एक बुक है जिसके बारे में आपके फर्स्ट चैप्टर में चर्चा की गई है। उसके रचयिता कौन है, उससे लिखने वाले कौन है? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने भारत की खोज जो पुस्तक है उसको लिखा था। क्लियर? एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अनेकता में एकता की बात जो की गई है, आप लोग हमेशा सुनते होंगे अनेकता में एकता, तो जो वह टर्म है, जो वह लाइन है अनेकता में एकता, वह सबसे सर्वप्रथम किसने कहा था? वह भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपके राष्ट्रगान की चर्चा की गई है। आप लोग जानते ही होंगे जन गण मन राष्ट्रगान है आपका, उसकी चर्चा की गई है और उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का जितना भी मेन पॉइंट था उसको मैंने डील कर दिया। इस सेशन को करने के बाद फर्स्ट चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने हर उस पॉइंट को कवर किया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ भी जाकर ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और इससे आगे की कहानी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।